हेलो बच्चों, कैसे हो? नया बोर्ड दिख रहा है, रोज़ाना बोर्ड चेंज हो रहा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक ऐसा रूम देख सकूँ जहाँ पे वीडियो क्लैरिटी अच्छी आ सके, मैं मेरा मैक्सिमम मैटर बोर्ड पे अच्छे से उतार सकूँ। इसलिए रोज़ाना स्कूल के बोर्ड जो हैं वो चेंज कर रहा हूँ। थैंक यू टू ओम जी सर, उन्होंने पूरी स्कूल का एक्सेस दे रखा है कि आपको जो क्लासरूम जैसा भी सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। ऑल राइट, पढ़ना चालू करें। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे एक दूसरा और नया पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10वें नंबर का, उसी चैप्टर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वॉइस क्लैरिटी सही आ रही होगी आपके पास में। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा है, मतलब जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था विशेषता गुणांक। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो रिएक्शन आया उसके लिए मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ। बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ऑनलाइन भी तो देख लिया करो यारो, थोड़ा बहुत ऑनलाइन देख लिया करो, मेरे लिए अच्छा रहता है। ऑल राइट, चलिए आज जो अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं वो है प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत शक्ति। टॉपिक है प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति या विद्युत शक्ति, आप लिख लीजिए। पावर इन अ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। देखिए, पावर क्या होती है आप सभी को पता है। शक्ति का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि शक्ति का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? P = VI। वोल्टता को धारा से गुणा करना होता है। क्या करना होता है? जो वोल्टता होती है उसे धारा से गुणा करना होता है। ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथों की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है बच्चों? धारा और वोल्टता, धारा और वोल्टता ये जो है इनमें कालांतर भी हो सकता है। आपने देखा होगा ना, L परिपथ में दोनों के मध्य पाई बाई 2 का कालांतर होता है। C परिपथ में भी पाई बाई 2 का कालांतर होता है। LCR परिपथ के अंदर, LR परिपथ के अंदर या RL परिपथ के अंदर कालांतर फाई चलता है और उस फाई का मान कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें पता है कि इसमें धारा और वोल्टता समान कला में चलें ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनके बीच में कालांतर हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं शक्ति की तो यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देना चाहिए, दैट इज औसत शक्ति। हम कौन सी शक्ति की बात करेंगे? एवरेज पावर की। दो तरीके की पावर अपन निकालेंगे, एक तात्क्षणिक और एक है एवरेज औसत शक्ति। ये दोनों ही फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में औसत शक्ति ही पूछा जाता है। लेकिन औसत शक्ति आएगा कहाँ से? आंसर है तात्क्षणिक शक्ति से। आपको तात्क्षणिक शक्ति निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में ही औसत शक्ति निकलेगी। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं, तरीके से डेरिवेशन को चालू करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि माना किसी समय स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या भाई? V बराबर Vm साइन ओमेगा t है। यही हम मान करके चलते हैं। ये क्या? वोल्टता का तात्क्षणिक मान है तथा धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर, ये हम मान रहे हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, Im साइन ओमेगा टी माइनस का फाई है। अब आप यहाँ पे प्लस का फाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाई क्या है? तो किसी परिपथ में फाई का मान जो है वो 0 हो सकता है, किसी के अंदर फाई का मान पाई बाई 2 हो सकता है,
किसी के अंदर फाई का मान 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि परिपथ कैसा है, उसके अवयव कैसे हैं। फाई होता क्या है, कलांतर होता है, किसके बीच में, धारा और वोल्टता के बीच में, ठीक है। तो फाई का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है कि परिपथ में अवयव कौन कौन से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर वोल्टता तात्क्षणिक है, धारा तात्क्षणिक है, तो फिर शक्ति भी तात्क्षणिक ही आएगी। तो हमने लिखा अतः तात्क्षणिक शक्ति, अतः तात्क्षणिक शक्ति। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो हमने लिखा P, है ना, और तात्क्षणिक के लिए आप I लगा सकते हैं। वैसे I से इनपुट मान लेते तो मैं अभी P लिख रहा हूँ। ये क्या होगा, V × I। शक्ति की परिभाषा से तो हम यही जानते हैं। तो फिर V का मान कितना है, तो V का मान रखा हमने, क्या है भाई, Vm sin ओमेगा t। फिर इसके बाद में धारा का Im sin ओमेगा t माइनस फाई, यही है। अगर मैं इसे थोड़ा तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो फिर शक्ति को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये शक्ति P बराबर हो जाएगा Vm Im, अरे दोनों को साथ साथ लिख सकते हैं, Vm और Im को साथ साथ लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t माइनस फाई, यही आ रहा है। सॉल्व करने के दो मेथड, दो तरीके हो सकते हैं। जो मेथड मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ वो समझिए। यहाँ पर अगर इस चीज़ को गुणा कर दिया जाए किससे बच्चों, 2/2 से, ठीक है, तो क्या होगा वो समझिए। ये होगा बच्चों Vm Im/2। 1, 2 जो नीचे वाला है वो तो इनके साथ में आ गया। दूसरा 2 ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन ओमेगा t साइन ओमेगा t माइनस फाई, ठीक है। ये क्या है, शक्ति है बच्चों, डन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास में। हम अभी कौन सी शक्ति निकाल रहे हैं, तात्क्षणिक शक्ति, ये ध्यान में रखना। अभी हमने कौन सी शक्ति निकालनी है, तात्क्षणिक। उसके बाद में कौन सी निकालेंगे, एवरेज। हाँ, ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिकली, क्या भाई, 2 साइन C साइन D, या फिर मैं इसे लिख देता हूँ 2 साइन A साइन B, जैसा भी, ठीक। इसे कैसे लिखते हैं, तो ये होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ऐसा होता है, आप सभी को पता है। cos A माइनस B क्या होता है, तो हम बोलते हैं cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। फिर यहाँ पर cos A प्लस B क्या होता है, cos A cos B माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उसमें माइनस आता है, माइनस sin A sin B। और माइनस का चिन्ह जब आप लगाओगे अंदर तो आपको पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला आएगा। कंडीशन अप्लाइड, A बड़ा होना चाहिए किससे, B से। तो चलिए, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा, तो A तो मान लेते हैं इसको और B मान लेते हैं इसको, है ना। ऐसा ही करें, इतना ही करना पड़ेगा। चलिए, तो अब क्या होगा, इस फॉर्मूले को जब हमने यूज़ किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2 Vm Im, समझिए, cos A माइनस B, cos A माइनस B क्या भाई, तो cos A मतलब ओमेगा t माइनस B ये है बच्चों, तो समझना माइनस और B, ऐसा लिखूं, ये तो माइनस और ये B। जैसे ये माइनस अंदर की ओर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा t और प्लस का क्या बच्चों, फाई, समझ रहे हो क्या। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा t और प्लस का क्या बच्चों, फाई, कंप्लीट, डन। फिर देखें,
माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब इसको और इसको जोड़ो तो प्लस में तो कोई दिक्कत है नहीं, ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, शेष क्या रह गया 5। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 वी एम आई एम, फिर कोस 5 यहाँ पर माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस का 5। डन। चलिए अब इसका मतलब आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 वी एम आई एम, या फिर आप चाहें तो इसे यहीं पे कंप्लीट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज अलग अलग भी आप गुणा करके लिख सकते हैं। कॉस 5 माइनस 1/2 वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये क्या है, शक्ति का तात्क्षणिक मान है। मैं एक बार आकर के देख लेता हूँ कि ये सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं दिखाई दे रही। ओके, क्लैरिटी इज गुड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में शक्ति का क्या आया, तात्क्षणिक मान। अब हमें क्या निकालना है, शक्ति का औसत मान निकालना है। तो हमने क्या लिखा, अतः शक्ति का औसत मान, किसका बच्चों, शक्ति का औसत मान की हम बात कर रहे हैं। शक्ति का औसत मान कैसे निकाला जाएगा वो समझिए। देखिए, किसी भी चीज का एवरेज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। जैसे धारा का एवरेज निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, एक पूर्ण चक्र के लिए 0 से लेकर कैपिटल टी, तात्क्षणिक मान को dt से गुणा किया और वापस से dt। एक ही पैटर्न है हमारे पास में। और मैंने आपको यह भी बताया था, किसी भी आवर्त फलन का समाकलन, आवर्त फलन का समाकलन पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है, 0। ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक आवर्ती फलन का समाकलन 0 होता है पूर्ण चक्र के लिए। अब वो आवर्ती फलन चाहे साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे ओमेगा टी हो, चाहे 2 ओमेगा टी हो, चाहे ओमेगा टी प्लस 5 हो, चाहे 2 ओमेगा टी प्लस 5 हो, है तो आवर्ती फलन ना। ओमेगा टी के कॉन्सेप्ट पर है तो मतलब आवर्ती फलन है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो समाकलन होगा पूर्ण चक्र के लिए वो कितना होगा, 0 होगा। उसके पास में पूर्ण चक्र के अंदर जितना धनात्मक मान होगा उतना ही ऋणात्मक मान होगा, अतः उसका समाकलन जो है वो पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो अगर ऐसा है तो शक्ति का फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, समझिए। अब ये बुक में नहीं दे रखा है, समझो इस चीज को। क्या भाई, समाकलन 0 से लेकर कैपिटल टी पी डी टी। ठीक है, शक्ति का तात्क्षणिक मान और फिर उसका समाकलन कर दिया पूर्णतः, और फिर नीचे भी 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल टी और डी टी। उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा। मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो कुछ ऐसा है, 0 से लेकर कैपिटल टी पी डी टी। ठीक है, बटे वापस से 0 से लेकर कैपिटल टी और डी टी। आप सभी को पता है डी टी का समाकलन करेंगे तो टी आएगा और स्मॉल टी आएगा, और उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कैपिटल टी बन जाएगा। ये सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं जब पी एवरेज की बात करूं, एवीजी लगा दो या एवी से भी काम चल जाएगा। तो ये क्या होगा, समाकलन 0 से लेकर कैपिटल टी, फिर ये पी का मान, ये देखो ये रहा, या फिर ये ऊपर वाला लिख लो। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला ही लिख लो, इससे ज़्यादा इजी होगा काम करना मेरे लिए। ठीक है, तो हमने किया ये क्या बच्चों, 1/2 वी एम आई एम, फिर ब्रैकेट में जो चल रहा है कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये ब्रैकेट क्लोज इसका, और यहाँ पर लगाएंगे क्या, डी टी, फिर ये भाग का निशान, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल टी आएगा।
नेक्स्ट काम क्या, नियत पद समाकलन से बाहर निकालो। तो हम इस पूरे भाग को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 1/2 VMIM। अरे लिख सकता हूँ ऐसा लिख सकते हैं इसको 1/2 VMIM, और ये एक TO नीचे चल रहा है। फिर समाकलन देखो अब तरीके से, एक बार समाकलन इसके साथ में, एक बार ये वाला इसके साथ में। तो ये कुछ ऐसा होगा, देखिए समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T कोस फाई और dt, समझने लायक बात है, माइनस समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T कॉस 2 ओमेगा t माइनस फाई, और ये क्या dt। ऐसा ही तो है, यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेना आप, है ना। अब ये थोड़ा सा समझिए, नियत मान है कोस फाई बच्चों, फाई कालांतर होता है और किसी भी परिपथ के लिए धारा और वोल्टता के मध्य कालांतर एक निश्चित गणितीय मान होता है। 10, 20, 30 डिग्री फिक्स होगा, लेकिन ठीक है, चूंकि ये कोस फाई एक नियत मान है, समय t पर निर्भर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इसे नियत मान को बाहर निकालो। तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा VMIM/2 कैपिटल T, फिर कोस फाई और समाकलन क्या बच्चों dt, 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल T तक। ठीक, फिर आगे मैं इसको भी ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ। वैसे आपको पता चल गया होगा ये आवर्ती फलन है, 2 ओमेगा t आ गया है, ठीक है। चाहे इधर प्लस का फाई हो जाए माइनस का फाई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पता चल गया आवर्ती फलन है समय t के पदों में। और आवर्ती फलन का समाकलन क्या होता है, 0 होता है। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0। आप सभी को कारण पता है, आप क्या लिख लेंगे, कोस 2 ओमेगा t माइनस फाई क्या है, एक कौन सा फलन है, आवर्त फलन, ठीक है, जिसका पूर्ण चक्र हेतु कुल मान और औसत मान दोनों ही 0 होते हैं, 0 होता है लिखा है भाई मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने हम बता दिया है कि ये इस कारण हमने इसको 0 लिखा है, ये एक आवर्त फलन था। चलिए, अब क्या हुआ, ये तो हट गया, बच गया क्या dt का क्या स्मॉल t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कैपिटल T आएगा। चलिए, तो हमने लिखा P एवरेज बराबर क्या होगा, VMIM डिवाइडेड बाय 2t, गुणा होगा किससे, कोस वाई से, और इस कैपिटल T से। अरे इसका कैपिटल T आएगा ना देवताओं, समाकलन ये तो किया हुआ है, वीडियो दूसरा देख लेना, दूसरे नंबर का। कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, क्या आया, VMIM कोस फाई बटा 2 या 1/2 VMIM कोस फाई, ये क्या है, औसत मान। किसका औसत मान, शक्ति का औसत मान। ध्यान में रखना, क्या है शक्ति का औसत मान, VMIM कोस फाई बटा 2 या फिर 1/2 VMIM कोस फाई, ठीक है। याद रखोगे नहीं रखोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझे, डेरिवेशन एक बार के लिए तसल्ली से देख लो। बोर्ड थोड़ा बड़ा था इसलिए आसानी से आ भी गया है, देख लीजिए इस चीज़ को। तसल्ली से देखें इस चीज़ को। ऑल राइट, तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था ये केस, है ना। चलिए अब आगे काम करते हैं। आगे किस में काम करेंगे बच्चों, अब इस चीज़ को और कैसे लिखा जा सकता है, शक्ति को और कैसे लिखा जा सकता है वो समझिए। ये जो आप शक्ति का मान देख रहे हैं, इसे माध्य मान कहा जाता है या औसत मान कहा जाता है। इसे हम आभासी मान में, आभासी मान मतलब IRMS, मैंने आपको बताया था
वर्ग माध्य मूल मान को आभासी मान भी कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? इसे इफेक्टिव वैल्यू, प्रभावी मान भी कहते हैं। किसे? आरएमएस मान को, है ना, ध्यान में रखना। प्रभावी मान और आभासी मान दोनों ही क्या होते हैं? वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। तो जब हमें पता चला कि भैया शक्ति का फॉर्मूला तो ये है, पी एवरेज बराबर क्या? 1/2 VM IM cos फाई। ठीक है, अब मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ वो समझिए। तो इस चीज़ को शायद ऐसा लिखा जा सकता है, VM/√2 गुणा IM/√2 इंटू कोस फाई। बताओ भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं? चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो VM/√2 किसका फॉर्मूला है? वोल्टता के आरएमएस मान का, वर्ग माध्य मूल मान का। VM/√2 बराबर VRMS होता है बच्चों, VRMS। इसका मान IRMS, ये ऐसा का ऐसा। चलिए, तो एवरेज को हमने VRMS और IRMS में लिख लिया। पावर होता है क्या? P = V × I। यहाँ पर भी VI ही आ रहा है, लेकिन कौन से पदों में? RMS के मान में। तो मैं शायद इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इसे लिखा जाएगा PRMS, शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान इंटू कोस फाई। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, इसे औसत मान बोलते हैं, इसे आभासी मान बोलते हैं। आभासी या फिर प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से शक्ति निकाली जाती है। अब इस फॉर्मूले को देख करके आप लगभग हर एक परिपथ के लिए काम कर सकते हैं। जैसे एक बार के लिए बात करते हैं, जैसे आर परिपथ की बात करते हैं। कौन सा परिपथ? स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये डेरिवेशन तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया था, वो तो एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। बोल दे कि आरएमएस मान में लिखो तो अब जाके करना है, अदरवाइज नहीं करना। यहाँ तक ही डेरिवेशन को कंप्लीट कर देना है। अब अपन कंडीशन में चलते हैं। क्या है कंडीशन? पहली कंडीशन की जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है, यदि हमारा परिपथ शुद्ध आर परिपथ होता, पहले नंबर का परिपथ, तो शुद्ध आर परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर 0 होता है। शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। शक्ति गुणांक मतलब कोस फाई का मान। तो फिर हम बोलते हैं कि जो पी एवरेज है बच्चों, वो क्या होती है? आंसर है 1/2 VM IM कोस फाई। कोस फाई की जगह कितना लिखूं? 0। कितना आएगा? 1/2 VM IM। ध्यान में रखिएगा, ये औसत मान था। किसके लिए? शुद्ध आर परिपथ के लिए। बहुत अधिक होता है। फिर अगर शुद्ध आर परिपथ की जगह हम बात करें शुद्ध एल परिपथ की, शुद्ध एल परिपथ के लिए आप सभी को पता है कलांतर π/2 90 होता है। धारा π/2 पीछे चलती है या वोल्टता π/2 आगे चलती है। तो हम बोलेंगे पी एवरेज बराबर क्या? 1/2 VM IM कोस π/2। बताओ भाई, कोस π/2 कोस 90 का मान, ये कोस π/2 मतलब कोस 90 ही हुआ। कोस 90 का मान होता है 0। तो शक्ति कितनी होती है? 0। लिखाया था, बताया था मैंने कि उसमें जितनी शक्ति आप एक चक्र में देते हो उतनी की उतनी अर्ध चक्र में जितनी लेते हैं ना, मतलब 0 से लेकर T/4 में जितनी शक्ति स्रोत से प्राप्त करोगे, T/4 से लेकर T/2 तक उतनी शक्ति स्रोत को देनी भी पड़ जाती है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कुल शक्ति वहाँ क्या होती है? 0 होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि शक्ति गुणांक खुद 0 होता है। अपन ने लिखा है वहाँ शक्ति गुणांक कितना? 0। अगर शक्ति गुणांक 0 है तो फिर औसत शक्ति भी 0 होगी। ध्यान में रखें। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें किसकी? शुद्ध धारितीय परिपथ की, मतलब शुद्ध सी परिपथ। शुद्ध सी परिपथ के लिए भी फाई का मान कितना होता है? आंसर π/2 ही होता है। लेकिन इस बार धारा अग्रगामी होती है, सी आ रहा है ना, कम ऑन कैरी ऑन, समझ सकते हैं। तो फिर पी एवरेज क्या होगा? पता चल गया होगा मेरे हिसाब से बच्चों। ऊपर वाला मान ही तो लिखना है मेरे को। अरे ऐसा लिखना है, नहीं लिखना है, π/2 ही आएगा। कितना? 0। तो ये बात ध्यान में रखना, आर परिपथ के लिए अधिकतम होता है, शुद्ध एल परिपथ के लिए शक्ति, औसत शक्ति 0 होती है, और सी परिपथ के लिए भी 0 होती है। समझ में आया?
उतारो इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ेंगे। हाँ भाई, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। तो ये था बच्चों औसत शक्ति। अब इस औसत शक्ति के साथ में ही हम देखते हैं शक्ति गुणांक को। किसको पढ़ लेते हैं बच्चों? शक्ति गुणांक को। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारे पास पे शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक क्या होगा? कोस फाई होता है, आप सभी को पता है। थोड़ी देर पहले अभी अपन ने शक्ति का फॉर्मूला लिखा था, पी एवरेज बराबर क्या? 1/2 VM IM कोस फाई। इसी फॉर्मूले को जब हम आगे सॉल्व कर रहे थे तो हम लिख रहे थे पी एवरेज बराबर PRMS इंटू कोस फाई। देवताओं लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने लास्ट में, है ना। इसका मतलब अगर मैं शक्ति को निकालूं, शक्ति गुणांक को निकालूं, कोस फाई को, तो ये क्या होगा? इस PRMS का भाग लग जाना चाहिए। पी एवरेज में भाग लगेगा किसका? PRMS का। यही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर औसत शक्ति, ये कौन सी शक्ति है? औसत शक्ति में भाग लगे किसका? प्रभावी शक्ति या फिर आभासी शक्ति। इसको और कौन सी शक्ति बोलते हैं? आभासी शक्ति, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रभावी शक्ति, है ना। का भाग लग जाए तो क्या प्राप्त होता है? शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, जो एक बच्चे ने लिखा भी था। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से परिभाषा बनाता हूँ किसकी? शक्ति गुणांक की, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ हेतु, समझिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ हेतु औसत शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात ही शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, किस किस का अनुपात है ये? औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है ये बच्चों। ठीक है, इसे और कैसे लिख सकते हैं? देखो, फाई क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य कालांतर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर की कोज्या, कलांतर की कोज्या ही क्या कहलाती है? शक्ति गुणांक कहलाती है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अथवा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर की कोज्या ही
क्या कहलाती है देवताओं? शक्ति गुणांक कहलाती है भाई। डन, इतना ही था। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब शक्ति गुणांक डायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बोल देता है ये परिपथ है, इसके लिए शक्ति गुणांक का फॉर्मूला लिखो, या शक्ति गुणांक कितना होता है। तो अपन एक बार के लिए जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी डिस्कस करें। चलिए, तो अब हमारे पास में जो जो परिपथ है उनको जल्दी से देखना चालू करो। तो हमने सबसे पहला परिपथ देखा आर परिपथ, शुद्ध आर परिपथ, है ना। शुद्ध आर परिपथ के लिए कलांतर का मान कितना? 0। तो उसके लिए शक्ति गुणांक कोस फाई का मान कितना होता है? कोस 0, इसका मतलब 1। ध्यान में रखना, पावर फैक्टर। ठीक है, फिर दूसरा, अरे ये चीज़ अभी डिस्कस की है, कौन सा? शुद्ध एल परिपथ, प्रेरकत्व परिपथ है ना। शुद्ध एल परिपथ के लिए फाई का मान, कलांतर का मान कितना लिखा था? π/2। तो फिर पावर फैक्टर का मान कितना होगा? कोस फाई, मतलब कोस π/2। कोस π/2 मतलब 0। ठीक, फिर अगला देखो, और क्या था? शुद्ध सी परिपथ, संधारित्र वाला। अगर ये संधारित्र वाला परिपथ है तो हम इसके लिए कैसे काम करेंगे? अरे पता है ना आपको, फाई का मान कितना लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। अरे ये पाई है भाई, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कोस फाई। कोस फाई मतलब कोस π/2 मतलब 0। तो ध्यान में रखना, एल और सी, और अगर एल सी परिपथ भी है, दोनों अगर श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में भी है, तो भी कलांतर का मान वैसे बढ़ जाता है। ऑल राइट, श्रेणी क्रम में हो तो ऑल राइट। हाँ भाई, फिर कौन सा? आर एल परिपथ, श्रेणी आर एल परिपथ है ना। श्रेणी आर एल परिपथ में फाई निकालना पड़ेगा। देखो बताता हूँ मैं आपको क्या होता है बच्चों। आपको अगर प्रतिबाधा वक्र पता चल रहा है तो इस तरफ तो जाता है आर, इस तरफ जाता है एक्सएल, याद आ रहा है क्या? है ना। और फिर ये होता है जेड, और जेड और आर के बीच में होता है कलांतर फाई। ठीक है, जेड और आर के बीच में। तो अगर मैं यहाँ से कोस फाई निकालता हूँ आर एल के लिए, तो क्या होता है? तो हम बोलते हैं कोस फाई मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब आर बटा जेड। ये फिक्स फॉर्मूला है। जेड का मान क्या होगा? अरे आर एल परिपथ के लिए जेड का मान क्या होता है पता होना चाहिए आपको। क्या भाई? √r² प्लस XL का स्क्वायर। आर एल परिपथ के लिए तो यही होता है, ये शक्ति गुणांक है। कौन से परिपथ के लिए? आर एल के लिए। आर सी परिपथ के लिए क्या होगा भाई? यही शक्ति गुणांक में कोई चेंजेस नहीं है, कोस फाई ही है, और वही फॉर्मूला होगा R/Z। लेकिन XL की जगह क्या आ जाता है? क्या आता है रे देवताओं? XC, R² प्लस XC का स्क्वायर आता है। प्रतिघात जो है वो XL की जगह XC हो जाता है, इतना ही चेंजेस है। फिर ABCDEF। हाँ भाई, RLC RLC परिपथ में क्या होता है? R/Z ही होता है, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। लेकिन Z का मान हर बार चेंज होता रहता है। क्या है भाई इस बार? R² प्लस XL, यहाँ पर ये निशान लगा दीजिएगा, फिर XC और उसका स्क्वायर। जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन होगा यही, R/Z ही चलता है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई? अनुनादी परिपथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद की अवस्था में, श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, अभी वापस डिस्कस कर रहे हैं। अनुनाद की अवस्था मतलब XL बराबर क्या? XC, तो ये तो 0 हो जाएगा। XL माइनस XC या XC माइनस XL 0। तो ये 0 हुआ तो हटाओ इसको, तो ये क्या? R² बचा, और R² का अंडर रूट R होता है। नीचे R, ऊपर भी R, कट गया, कितना आएगा? 1। ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना देवताओं, इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, शुरुआत वाली R, L और C,
इनके लिए शक्ति गुणांक याद रखो और एक अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक याद रखो। अनुनादी और आर परिपथ का 1, एल और सी परिपथ का 0। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हैं बच्चों। में ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, दिमाग में रखोगे, रखना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए एक और सवाल है, इसे तो उतारो आप एक बार के लिए। एक सवाल और है, लगातार पढ़ाई करो, पढ़ाई को मत छोड़ना। वापस से जो सुनने में आ रहा है वो 15 अक्टूबर चली गई है डेट, कि 15 अक्टूबर से अभिभावकों की आज्ञा के अनुसार या उनसे क्या परमिशन लेने के बाद में स्कूल में आ सकते हैं बच्चे। ये राज्य सरकार पे छोड़ा गया है ये निर्णय कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई फिक्स नहीं बता रहा है। ऊपर से अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं है इस बार। आप मतलब जो स्कूल हैं वो बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकती हैं कि स्कूल में आओ या आओ। आप ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हैं तो ऑनलाइन क्लास लें। ऐसा जो मैं पढ़ पा रहा हूँ ऐसा मेरे को देखने को मिला है। ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, वास्तविकता क्या है वो आपको तरीके से पता चल जाएगा, कुछ दिनों में सही तरीके से आ जाएगा ये। उतार लिया। चलिए अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता हो अगर किसी ने पंखे को देखा है खोलते हुए या फिर तब जब पंखा हम लगा रहे हैं, सीलिंग फैन वो जो छत पे लगता है ना वो वाला फैन है ना, तो इस सीलिंग फैन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऐसे कॉपर के वायर होते हैं, बहुत सारे, है ना। और आपने देखा होगा इसके अंदर एक कैपेसिटर जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं वो भी लगा हुआ होता है, सबको पता है। ठीक, और आपको एक बेसिक सा नॉलेज है, जब भी लेट सपोज करो पंखा अपन ने तो मैक्सिमम 5 पे चला रखा है, आजकल तो रेगुलेटर में 7 तक जाने लग गया है। ठीक है, लेट सपोज करो अपन ने मैक्सिमम टॉप स्पीड में चला रखा है, उसको कर तो रखा है रेगुलेटर पे 5 या 7 और चल रहा है पंखा 1 जैसा 1 पे चलता है टंग टर ऐसा चल रहा है, तो भैया चला तो हम 5 पे रहे हैं, पावर हम 5 वाली दे रहे हैं और ये भाई साहब चल 1 जैसा क्यों रहा है। तो फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं है ना, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, इसका ये जो कंडेंसर है ना ये चेंज कर दे, किसी मिस्त्री के पास में जा और इसका कंडेंसर दूसरा ले यार वो लगा दे। और जैसे ही आपने कंडेंसर को चेंज कर दिया, कैपेसिटर को चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली पंखा ये जक 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 शक्तिमान बन जाता है। बनता है नहीं बनता है, ऐसा होता है नहीं होता। ठीक है, क्यों भाई, ऐसा कंडेंसर ने क्या कर दिया, ऐसा कैपेसिटर ने क्या कर दिया कि वो पंखा तेज चलने लग गया। ठीक है, तो सवाल क्या है कि किसी पंखे के धीमा चलने पर उसके संधारित्र या उसमें लगे संधारित्र को क्यों परिवर्तित कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो जब हम समझते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी भी पंखे के अंदर तांबे के, विद्युत तांबे की बहुत सारे क्या होते हैं, फेरे होते हैं। फेरे होते हैं तो एक कुंडली बनी हुई है, कुंडली बनी हुई तो कुंडली का क्या होता है बच्चों, स्वप्रेरकत्व होता है। तो धारा और वोल्टा के मध्य कालांतर कितना, लगभग π/2 चला जाता है। कुछ ऐसा समझना, प्रतिरोध तो है ही उसके अंदर, है ना, समझिए इस चीज़ को। तो हम बोलते हैं ऐसा, प्रतिरोध तो है ही और उसके साथ में ये जो कुंडली है उसके कारण इसके पास में क्या है, एक्सेल हो रहा है।
ठीक है, तो धारा तो जा रही है इस दिशा में, प्रतिरोध के साइड में, ऐसा ही हम बोलते हैं बच्चों। चलिए, तो फिर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ना कुछ फाई आएगा, ठीक। और अगर समझना इस चीज को, अगर एक्सेल का मान बहुत ज्यादा होगा, ऐसे बढ़ाते जाओ, अगर कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो एक्सेल का मान ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो फिर आप देखोगे यही चीज़ कैसी हो जाएगी, ऐसे, यूँ, है ना। समझना इस चीज़ को, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझो। उसमें आर लगा हुआ है और उसमें कुंडली है, ठीक। कुंडली के कारण उसमें क्या है, एक्सेल है। तो आप देखेंगे, समझना इस चीज़ को, कि उसका z ये होगा और z के साथ में आर जो कोण बनाता है वो फाई होता है, कलांतर, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि कुंडली में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसका स्वप्रेरकत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व अगर मैं बढ़ाऊं, ऐसा एक आइडिया बता रहा हूँ, स्वप्रेरकत्व बढ़ने से एक्सेल का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलो अब एक्सेल इधर, आर तो वो का वही, चलिए अब ये फाई कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा क्या, बढ़ गया क्या, और बढ़ गया, फाई बढ़ता जा रहा है, और एक्सेल का और मान बढ़ाऊं तो फाई और बढ़ जाएगा। फाई बढ़ जाएगा तो कोस फाई का मान बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा, फाई बढ़ने पर कोस फाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अरे देवताओं समझो, मैथमेटिक्स सही है क्या भाई। जब कोस 0 होता है तो मान होता है 1, जब कोस 30 डिग्री होता है तब मान होता है कितना, 1/2, जब √3/2, सॉरी, जब कोस 45 होता है तो ये होता है मान 1/√2, जब कोस 60 होता है तो ये मान होता है 1/2, और जब कोस हो जाता है बच्चों 90 तो ये मान हो जाता है 0। तो आप गौर कीजिए, जैसे जैसे फाई, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे फाई बढ़ता जा रहा है कोस फाई का मान घटता जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो हम बोलते हैं जैसे जैसे धारा और वोल्टा, फाई क्या है, धारा और वोल्टा के मध्य कालांतर है, जैसे जैसे धारा और वोल्टा के मध्य कालांतर बढ़ता जाता है कोस फाई का मान घटता जाता है, मतलब शक्ति क्षय कम होता है। अरे जब शक्ति का उपभोग ही नहीं करोगे तो पंखा क्या धक्का तेज चलेगा, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, हम बोलते हैं, समझना इस चीज़ को, कि जैसे जैसे फाई का मान बढ़ता है, कालांतर बढ़ता है, तो फिर कोस फाई का मान घट जाता है। कोस फाई का मान घटेगा तो फिर शक्ति क्षय भी कम होगा, शक्ति गुणांक कम होगा तो शक्ति क्षय भी कम होगा, शक्ति क्षय कम हुआ तो फिर पंखा धीमे ही तो चलेगा। तो हमें क्या करना है, कालांतर के मान को कम करना है। कैसे कम करूं, ये एक्सेल है, इसके विपरीत क्रम में क्या लगा दो, एक्सी लगा दो, ठीक है। क्या होगा, अब एक्सेल इतना बड़ा, लेट्स सपोज करो ये 10 लाइन का एक्सेल एग्जाम्पल, और 8 लाइन का मैंने एक्सी बना दिया। एक्सी किससे आएगा, संधारित्र से आएगा। तो फिर परिणामी कितना बचेगा, तो आंसर है 10 ऊपर 8 नीचे, आंसर आ गया 2 लाइन। तो यहाँ पे अब बताओ इधर चला गया क्या, ये लो हमने कालांतर को कम कर दिया, कालांतर को कम किया, फाई का मान कम हो रहा है, तो शक्ति गुणांक का मान बढ़ा, शक्ति गुणांक का मान बढ़ा तो ऑटोमेटिकली शक्ति ज़्यादा उपयोग में आ रही, ज़्यादा उपभोग करेगा पंखा और शक्तिमान बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, सिंपल है। हमें क्या करना था, धारा और वोल्टा के मध्य कालांतर को घटाना था। कालांतर घटाने से क्या होता है, वो अत्यधिक शक्ति का उपभोग कर पाता है, जिससे क्या होता है, पंखा तेज चलता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसे थ्योरी में लिखना बहुत जरूरी है ना। हाँ भाई, समझिए इस चीज को, कैसे लिखेंगे। देखो, तो हम बोलेंगे कि पंखे में अनेक तारों वाली, अनेक फेरों वाली, अनेक तारों वाली नहीं, अनेक फेरों वाली
विद्युतरुद्ध तांबे की कुंडली होती है जिससे पंखे का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कालांतर फाई का मान बढ़ता है तथा शक्ति गुणांक कोस फाई का मान क्या होता है बच्चों? घटता है ना। और शक्ति गुणांक घटने से शक्ति का उपभोग भी कम होता है। अतः शक्ति क्षय भी कम होता है। वह पंखा धीमा चलता है। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? संधारित्र को लगाने से या परिवर्तित करने से परिणामी प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल। परिणामी प्रतिघात के मान में क्या आती है? कमी आती है। वह फाई का मान मतलब कालांतर का मान भी घटता है तथा शक्ति गुणांक के मान में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है तथा पंखा अधिक शक्ति का उपभोग करता है। एवं तेज चलता है। ठीक है, कुल मिलाकर के उस पंखे के शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका कंडेंसर या फिर कैपेसिटर क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक सी बात अगर 1 नंबर का है ना, तो आप क्या कह सकते हैं कि पंखे के शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए हमें उसका कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है, उसका संधारित्र चेंज करना पड़ता है। सिंपल सा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज अपन ने 2 ही चीज़ पढ़ी है, एक है शक्ति, औसत शक्ति, और दूसरा है शक्ति गुणांक। और एक ये छोटा सा सवाल, अच्छा सवाल है बच्चों, ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा जा चुका है, आरबीएसई में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हमारी बुक में है ना, किताब के अंदर दिया हुआ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल को बच्चों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो लगातार इसे सपोर्ट करते रहें, इसे शेयर करते रहें, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ, अपने सहपाठियों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। ये चैनल ग्रो करेगा तभी जाके आपकी और मेरी दोनों की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। चलिए बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।